बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करते हैं। ईरान, इसराइल, अमरीका जंग बंदी, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात की टेबल को उल्टा दिया गया। रात की तारीकी में उल्टा दिया गया। दिन की रोशनी में ये मुज़ाकरात शुरू हुए और रात की तारीकी में अमरीका के नायब सदर JD वैंस ने अचानक आकर अनाउंस किया कि बात नहीं बनी और गल मुक गई है, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और अब आगे की सूरत हाल क्या है, और इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारा 2-3 पहलू हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का मीडिया, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की हुकूमत कौम 47 की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात पर कि ये एक ऐसा उनको मिला है, एज मिला है। और जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ऐसे चले मैं मिसाल नहीं देते क्योंकि सारे काबिल एहतराम है, तो बहरहाल उनके हाथ में कुछ ऐसा खिलौना आ गया कि जिसकी उनको तवक्को नहीं थी। और इस बात की हमेशा पाकिस्तान की तारीफ रही है कि जब भी मिलिट्री डिक्टेटर हो या नाजायज़ हुकूमत हो, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, एक एज चाहिए, एक पाँव रखने के लिए जगह चाहिए होती है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़रूरत बने। इसलिए ये इस्लामाबाद मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा उछाला गया और इस बात पे कम तवज्जो दी गई कि सफारतकारी में जो उमूर मलहूज़ खातिर रखे जाते हैं, खुफिया सफारतकारी के, उन पर तवज्जो दी जाए, जोड़ तोड़ की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जाए, खामोशी से काम किया जाए। लेकिन इसमें हुआ ये कि नंबर बनाने के चक्कर में पड़ गए, बयानिया साजी और बयानिया बाजी के मामलात में पड़ गए, जिसकी वजह से सारी की सारी तवज्जो जो है वो किसी और तरफ चल पड़ी। बहरहाल JD वैंस पाकिस्तान से निकलकर यूरोप पहुंच चुके हैं और यूरोप से आगे वो अमेरिका जाएंगे। और अब ज़रा थोड़ी सी तस्वीरें सामने आ रही हैं, धुंधली धुंधली सी जो तस्वीर है थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है। सबसे पहला मसला था पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, हमारे और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कि किस तरीके से ईरान के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो कैसे उनको इस्लामाबाद से बाहिफाजत पहुँचाया जाए तेहरान। उसकी वजह यह है कि जब उनको लाया गया इस्लामाबाद, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्रेसी का ख्याल रखा गया। और यहाँ तक कि मैं सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि उनके जिन जहाज़ों में वो आए, उन जहाज़ों के कोड तब्दील कर दिए गए और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे जो हैं वो गए ईरान की सरजमीन पर, उनको वहाँ से बाहिफाजत लेकर आए और इस्लामाबाद नूर खान एयर बेस पे लैंड किया। और बिल्कुल उसी जगह पे वो लैंड हुआ, ईरानी मेहमानों का जहाज़, जहाँ पे JD वैंस का जहाज़ लैंड हुआ था। तो उसके बाद मसला था वापस पहुँचाने का, और वापस पहुँचाने के लिए भी पाक फ़िज़ाइया के कम से कम 9 जहाज़ जो हैं वो उनको लेकर गए और उनको बाहिफाजत तेहरान पहुँचाया। मसला एक था कि एक तो UAE से शरारत हो सकती है मुबैना तौर पर, इसराइल शरारत कर सकता है मुबैना तौर पर, और कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है, या कोई और गुमनाम भी जो है वो मिसाइल आ सकता है, तो ड्रोन आ सकता है। तो ये सारे सूरत हाल मौजूद थी, इसलिए इसमें तो हम पाकिस्तान जो है वो कामयाब रहा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान वापस पहुँच गए। अब आते हैं ज़रा आगे। सदर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, और उन्होंने पहले ही कह दिया था, अब उन्होंने फिर अनाउंस किया कि अब आबना हॉर्मज़ जो है वो ताकत के जरिए खुलवाई जाएगी। और फिर उन्होंने आबना हॉर्मज़ का मुहासरा उन्होंने कहा हमने शुरू कर दिया है, और कोई भी जहाज़ आबना हॉर्मज़ की तरफ मत जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद ये ख्याल था कि जो जंग बंदी में मज़ीद 8 दिन बाकी हैं और ये कहीं टूट ना जाए। और उसके जवाब में अमरीकी जहाज़ जो हैं वो आबना हॉर्मज़ की तरफ गए, और ईरान का जो इनकलाबी गार्ड्स हैं, नेवी ने फ़ौरन उस पर कार्रवाई की और ड्रोन भेजे, क्रूज़ मिसाइल, और जहाज़ों पर क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए जो जहाज़ों को लॉक किया गया, और रेडियो वार्निंग दी गई कि सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि वापस लौट जाओ वरना फिर आप पे हमला हो जाएगा। और नतीजतन ज़ाहिर है इस पैगाम के बाद जो भी अमरीकी जहाज़ को कंट्रोल कर रहा था, उन्होंने रब्ता किया होगा अपने पेंटागन या अपने कमांडर से, और उसके बाद वाइट हाउस और पेंटागन से ही ये फिर हुआ
फैसला हुआ और उसके बाद वो जहाज जो है अमरीकी जहाज़ों को वापस जाना पड़ा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि टेस्ट किया जाता है कि ज़रा चेक करते हैं कि कितना है, ज़ोर बाज़ू कितना है। तो वो ज़ोर बाज़ू चेक किया जा रहा था, लेकिन ईरान ने किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान का है। ये ईरान ने पैगाम जारी किया है पूरी दुनिया के लिए और IRGC ने वाज़ेह किया कि कोई भी फौजी जहाज़ बगैर इजाज़त आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रेस, टीवी और IRGC के मुताबिक ये जो हालिया जंग बंदी के बावजूद ईरान की बहरी ताकत और तैयारी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया और इस पे वाज़ेह तौर पर ये एक दो टोक ऐलान आ गया। उसके बाद अगला जो मसला है जी, वो है पाकिस्तान की तरफ से। सबसे पहले तो सऊदी गवर्नमेंट को, सऊदी हुकाम को एतमाद में लिया गया। इसहाक डार साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ तो वो सारे का सारा एतमाद में लिया जा रहा है, बिरादर मुल्कों के एतमाद में लिया जा रहा है। और सबसे बढ़कर अब ये एक और आ गया है मामला, और वो है कि ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, क्योंकि वो कहते हैं कि एक तरफ तो ईरान जो है अमरीकी वफद जो है, नायब सदर JD वैंस की क़यादत में जो था मुज़ाकराती वफद, उसका राब्ता था वाइट हाउस से भी, उसका राब्ता था प्रेसिडेंट ट्रंप से भी और पेंटागन से भी, और साथ साथ नेतन्याहू भी साथ राब्ते में थे कि क्या मामला तय हो रहे हैं, क्या हमारी रेड लाइन है और क्या हमने नहीं मानना। क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नहीं थे, बल्कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के मुज़ाकरात थे। लिहाजा जहां नेतन्याहू और इसराइल ने देखा कि ये हमारे मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, उन्होंने इंटरवीन किया और रेड लाइन क्रॉस नहीं करने दी जनाब नायब सदर को, JD वैंस को। तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि इसी तरीके से ईरान के पास इतनी ताकत कैसे आई, ये अभी तक इसी पे गौर खौस कर रहे हैं उनके दुश्मनान। और उसमें चाइना की तरफ से जो खबर आई थी, चीन ने हथियार दिए हैं और चीन ने थर्ड पार्टी के जरिए हथियार दे दिए मुकम्मल तौर पर। और ईरान जो भी मुज़ाकरात कर रहा था, कोई जो भी डिमांड्स थी, ईरान जो है वो अकेला नहीं था मुज़ाकरात की टेबल पे, वो भी अपने जो इत्तेहादी हैं, खासकर रशिया है, चाइना है, उनको वो एतमाद में ले रहा था। और चाइना और रशिया और ईरान ने भी अपनी एक रेड लाइन जो है वो मुकर्रर की हुई थी और क्या क्या कमज़ोरियां हैं अमेरिका की तरफ से, तो उनको भी नोट किया हुआ था। इसलिए रूस के सदर और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और ईरानी सदर ने एतमाद में लिया और रशिया ने एक बार फिर ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। यही कुछ चाइना कर रहा है। चाइना को ये अलबत्ता अब खुलेआम धमकी दी गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, उन्होंने कहा कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीन जो है वो ईरान को हथियार दे रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि चाइना नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, चीनी सदर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर चाइना ने ऐसा किया, तो फिर मैं चीन ने अगर ईरान की मदद की तो फिर मैं ईरान उन पर यानी कि चाइना पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो जाहिर है ये एक अपना गुस्सा जाहिर किया, अदरवाइज ये अब एप्लीकेबल नहीं है। उसके साथ साथ जी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ को हर तरह की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया और तमाम जहाज़ों से कहा कि वो आबना हरमुज़ में दाखिल होने या बाहर निकलने से मुकम्मल गुरेज करें। और क्योंकि अमेरिका आबना हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी करने जा रहा है और इस तरीके से ईरान का मकसद हासिल नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ओपन नहीं कर रहा तो हम फिर उसको लॉक कर रहे हैं। तो अब ट्रंप की जो पहली शर्त ही ये थी कि आबना हरमुज़ को खोला जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है कि यूरेनियम के दर है। ईरान के पास जो यूरेनियम था, जो रजिस्टर्ड और जो IAEA की रिकॉर्ड पे मौजूद था, वो कहाँ है, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और अब वो समग्र भी हो सकता है, वो किसी और जगह भी रखा जा सकता है, वो इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि IAEA के साथ जो ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात को तो सबोटाज कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इशू है।
जो इस वक्त चल रहा है। और उसके बाद ये अगली जो खबर है वो है कि इसके साथ साथ नेतन्याहू के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जंग जब चल रही थी और हमले हो रहे थे तो इसराइल का जो निज़ाम इंसाफ और उमूर मुमलिकत हैं वो मुअत्तल थे, अदालतें काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही जंग बंदी हुई तो हुआ ये कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं करप्शन के और बदनवानी के मुकदमात हैं, तो उसकी समाज जो है वो आज से दोबारा शुरू हो गई है। और ये इसराइली तारीख के पहले बरसरे इक़्तिदार वज़ीर आज़म हैं जिन पर बदउनवानी के इल्ज़ाम में बाकायदा मुकदमा चल रहा है। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक बयान में ये कहा गया है कि अदालती निज़ाम की बहाली के बाद नेतन के मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है और समाअत का आगाज़ आज से हो चुका है। और इसराइल में चूँकि अदालती सरगर्मियाँ जंग के बायस मुतासर थीं और फ़ौज के होम फ्रंट कमांडर ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी की वजह से ये सारा बंद किया हुआ था, जैसे ही आर्जी जंग बंदी हुई अदालतों ने काम शुरू कर दिया, निज़ाम इंसाफ खुल गया, दफ्तर आ गए, सब कुछ आ गया और इस तरीके से ये चल रहा है। और जो इन पर इल्ज़ामात हैं जी वो बड़े दिलचस्प हैं। और इसराइली मीडिया जो उन्होंने नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया इदारों से मस्बत कवरेज के लिए मुबैना तौर पर सौदेबाजी की। तीसरा मुकदमा है कि अरबपति शख्सियात से सियासी फ़वाइद के बदले लाखों डॉलर जो हैं मालियत के कीमती तोहफ़े कबूल किए। अब ये एक बात बड़ी गौरतलब है कि ये मीडिया को ख़रीदने की आदत जो है वो नेतन्याहू की भी है, मीडिया को ख़रीदने की आदत हमारे राइवेंड को भी है, मीडिया को दबाने की आदत हमारे जनाब इंजीनियर अहमद शरीफ साहब की भी है। तो मीडिया को ये ख़रीदते भी हैं, दबाते भी हैं, ब्राइब भी करते हैं। ये तमाम जितने भी करप्ट हुक्मरान हैं वो सब के सब ऐसा करते हैं, या जिन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करना हो या जिन्होंने आइन को तस्लीम ना करना हो तो वो ये हरकतें करते हैं। यही इल्ज़ाम नेतन पे है और नेतन पे ये मुकदमा चल रहा है। तो अब आते हैं जी वापस कम टू द पॉइंट। पाकिस्तान का मीडिया बड़ा डिस्कस हो रहा है और हम भी आपस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का मीडिया इतना बड़ा इवेंट मिला उसको, इतना बड़ा इवेंट, दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, तो पाकिस्तानी मीडिया से हमारी वजारत इत्तलाआत ने क्या काम लिया, फतह तारड़ साहब ने, और वो जो अच्छा जी ग्रुप है उससे क्या काम लिया? उनसे सिवाय इसके और कोई काम नहीं लिया कि आप बताएं कि लैट्रीन बड़ी साफ़ हैं, आप बताएं कि जनाब यहाँ पे सैंडविच मिल रहे हैं, बर्गर बहुत अच्छे हैं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप बताएं कि खाबे चल रहे हैं, आप बताएं कि बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको बताऊं इस सारे मामले में किसी ने क्या खोया क्या पाया? मुज़ाकरात नाकाम हो गए, बयानिया साज और बयानियाबाज बैठ गए। हाँ, अलबत्ता वजारत इत्तलाआत और नशरियात का बजट उन्होंने इस पर कितना खर्च किया, बिल कितना बना, ये मैं कहूँगा अपोजिशन अरकान को कि वो एक सवाल डाल दें, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, पंजाब असम्बली में भी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी एक सवाल डाल दें कि ये अवाम का पैसा था और इस पे खर्च कितना हुआ, वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने कितना खर्च किया, नंबर 1। नंबर 2, वजारत दाखिला ने कितना खर्च किया। ये 2 सवाल ज़रूर डालें तो मेरा ख्याल है कि वजारत दाखिला और वजारत इत्तलाआत और नशरियात के अलावा किसी को इस सारे इवेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते और डील हो जाती तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान बहुत ज़्यादा रोशन भी होना था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे नाजायज़ हुक्मरान हैं इनको इतना एज हासिल हो जाना था, इनके हाथ में ऐसा बटेरा आ जाना था कि ये पूरी दुनिया में घूमते, पूरी कौम को बताते कि ये देखें जनाब, ये हमने नाजायज़ हुक्मरानी हमारी अब नहीं हो सकती, हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन वो ईरान को कोस रहे होंगे यकीनन कि ईरान ने ये सारा खेल जो है अपनी असूलों की बुनियाद पे बनने नहीं दिया, और वाक़तन क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि ये अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने बताया है कि हमने बेहतरीन डील ऑफ़र की लेकिन ईरान ने वो डील एक्सेप्ट नहीं की, वो अपने असूलों पर ही कायम रहे और जितने सवालात ईरान ने उठाए उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।